we have different type of spectroscopies to find out structure of organic compounds. इसमें हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्प्शन की वजह है, द रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसी वजह से हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं ना, इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्प्शन का कारण है, व्हाई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन आईआर रीजन when they move from one vibrational state to the other vibrational state, due to bending vibration, due to stretching vibration, and moreover when the molecule undergoes change in dipole movement, dipole movement का change होना भी important है along with the change in vibrational state, stretching चाहे bending. So that is the reason for IR spectroscopy. Now we have another spectroscopy, NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. एक और भी है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। So this is another technique used, most widely used technique to find out the structure of organic compound. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस न्यूक्लियस को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे which nucleus is being examined. NMR spectroscopy have been divided into different types. EMR, नाम से पता चलता है बच्चे, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। H1, इसको H1 NMR भी कहते हैं। 1 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स H2 भी होता है, आपको पता ही है, तो 1 लिखना जरूरी है। It is important to write 1. H1 mean we are talking of the isotope of hydrogen whose atomic number is 1 and mass number is 1. कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें C13 लिखना जरूरी है। C12 कार्बन, it is not magnetic, its nucleus is not magnetic, so it does not give spectra in NMR. ये NMR में स्पेक्ट्रा नहीं देता बच्चे, C12, C13 देता। C13 की हम बात करेंगे, C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, F19, E31, different type of spectroscopy depending upon type of nucleus which is being examined by us. Now magnetic properties of nuclei, मैंने कल भी बात की थी बच्चे कि जैसे हर every spectroscopy has its principle, every spectroscopy has a reason for absorption in their respective reasons. जैसे UV spectroscopy में absorption is due to electronic transition. It may be N pi star, it may be N sigma star, it may be sigma sigma star, it may be pi pi star. IR spectroscopy का अपना रीजन है absorption का। इसी तरह मैग्नेटिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना रीजन है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चे कि न्यूक्लियस शुड बी मैग्नेटिक, द न्यूक्लियस शुड बी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर करके हम टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अराउंड देयर ओन एक्सिस, आपने पढ़ा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन अबाउट देयर एक्सिस when they revolve around the nucleus. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बच्चे घूमते हैं, when they revolve around the nucleus, they also spin, they spin around their axis. वो अपने एक्सिस पे भी बच्चे क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। इसी तरह से कहता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, they also spin about their own axis, वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं। The protons and the neutrons which are present in the nucleus and has a spin quantum number of 1/2, जैसे इलेक्ट्रॉन का होता,
spin quantum number 1/2. It can be spin can be clockwise, can be anti-clockwise, plus minus वो हम लगाते हैं, आपको याद होगा। कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं रोल नंबर 1? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर? माशी खजूरिया, यस सर। कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं बच्चे? 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं? 4 सॉरी। ओके, कौन कौन से होते हैं, नाम बोल सकते हैं आप? सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर कौन सा होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं? प्राइमरी क्वांटम नंबर, प्राइमरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको ना। यस सर। फिर एल से डिनोट करते, यस सर। कौन सा होता है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर एम से डिनोट करते, कौन सा होता है बच्चे ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वाला कौन सा आ गया बच्चे, एस वाला? स्पिन क्वांटम। 4 होते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, वी आर टॉकिंग ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो एवरी proton and neutron present inside the nucleus has a spin quantum number designated as 1/2. कहता है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इफ दे आर पेयर्ड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इफ दे आर पेयर्ड, अगर वो पेयर्ड होंगे, द नेट स्पिन विल बी 0। नेट स्पिन क्या होगी? 0। पेयर्ड का मतलब होता है एक क्लॉकवाइज एक एंटी, एक क्लॉक एक एंटी। इफ दे आर पेयर्ड, नेट रिजल्टेंट स्पिन क्या होगी? 0। बट इफ दे आर नॉट पेयर्ड, अगर ऐसे होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, some of them are not paired, it will have a net spin। जैसे इसमें 2 पेयर दिखाए मैंने, एक नहीं दिखाया है ना, तो 1/2 इसकी नेट स्पिन होनी चाहिए बच्चे। नेट स्पिन को डिनोट करते हैं हम आई से, इट इज नोटेड बाय आई। तो इफ protons and neutrons in the nucleus are not paired, the nucleus as a whole will have resultant nuclear spin, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं बच्चे आई से। ओनली दोज न्यूक्लियाई, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो बच्चे, ओनली दोज न्यूक्लियाई, वही न्यूक्लियाई which has net spin greater than 0, I greater than 0, they will be showing spectra in NMR। वही NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो स्पेक्ट्रा शो करें। उसका भी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक चीज अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि ओनली दोज न्यूक्लियाई विच आर मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक हैं वही NMR स्पेक्ट्रा शो करें। बाकी जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पेयर्ड हैं, they will not show because their nucleus is non magnetic। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उनका न्यूक्लियस नॉन मैग्नेटिक है, वो अप्लाइड फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि हमने फाइंड आउट कैसे करना कि विच न्यूक्लियस इज मैग्नेटिक एंड विच न्यूक्लियस इज नॉन मैग्नेटिक, हाउ वी कैन फाइंड आउट। उसके लिए बच्चे ये हमारे पास फार्मूलाज, दीज आर द फार्मूलाज। एटॉमिक मास की जगह हम वर्ड यूज कर लें मास नंबर, तो इट इज बेटर मास नंबर। अगर मास नंबर ऑड हो और एटॉमिक नंबर इवन और ऑड हो, देन द न्यूक्लियस इज मैग्नेटिक, इट हैज ए नेट स्पिन, और इसकी वैल्यू होगी बच्चे या इधर 1/2 और 3/2 और 5/2 एटसेट्रा। 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। अब बच्चे कोई एग्जांपल मुझे बताएं जिसमें मास नंबर ऑड हो और एटॉमिक नंबर इवन और ऑड हो। जैसे कि ये एग्जांपल मैं खुद लिख देता हूं, चलिए बताइए शाबाश, क्या ये न्यूक्लियस इस कैटेगरी को बिलोंग करता? डज इट बिलोंग टू दिस कैटेगरी? शाबाश बताइए। यस सर। मास नंबर कितना है इसका बच्चे? मास 13। नंबर 13, मतलब ऑड है ना। और एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 6 even है। तो इट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, इट मीन दिस न्यूक्लियस विल बी मैग्नेटिक। 1H1 क्या इस कैटेगरी को बिलोंग करता बच्चे? शाबाश, 1H1 सर। करता है। कैसे बच्चे बताएं? एटॉमिक नंबर
कितना है बच्चे इसका? एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों दोनों मतलब आड़ है। जब दोनों आड़ हो, दे देखिए बच्चे, जब दोनों आड़ हो तब भी न्यूक्लियस क्या होता है? मैग्नेटिक। एज ए नेट स्पिन दोनों आड़, ये है ना, दोनों आड़। तो हाइड्रोजन 1H1, कार्बन 13, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। एक इसकी एग्जांपल्स हो गई बच्चे, इन्होंने नीचे लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। अब बात करते हैं बच्चे, अगर इवन इवन हो दोनों, एक ही कैटेगरी है जिसमें जिसमें आपका न्यूक्लियस नॉन मैग्नेटिक होगा, व्हेन बोथ आर इवन। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी बच्चे है ये कार्बन वाला आइसोटोप। देखिए बच्चे, क्या ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता? बोलिए शाबाश। Yes, sir. क्या ये ऑक्सीजन वाला इस कैटेगरी को बिलोंग करता? देखिए बच्चे, Yes, sir. बिल्कुल, है ना। इसका मतलब साफ है कि चाहे C12 कार्बन हो, चाहे O16 ऑक्सीजन हो, बोथ आर नॉन मैग्नेटिक। थर्ड कैटेगरी क्या है बच्चे? व्हेन मास नंबर इज इवन एंड एटॉमिक नंबर इज ऑड। मास नंबर इज इवन, मास नंबर आपका इवन है, इसको देखना गौर से बच्चे। देखिए ये रहा, क्या ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता? डज इट बिलोंग टू दिस कैटेगरी? शाबाश। No, sir. नहीं। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है ये बच्चे? सर पहली वाली। पहली First वाली। वेरी गुड, शाबाश। ये इसको बिलोंग करता है ना। अब ये वाला देखना बच्चे, क्या ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता? Yes, थर्ड वाली sir. कैटेगरी को? यस सर। हाँ, ये करता है ना। कैसे? मास नंबर इवन 14, मास नंबर इवन और एटॉमिक नंबर ऑड, कितना बच्चे? 7। इट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता। इट मीन दिस न्यूक्लियस इज आल्सो मैग्नेटिक। और इसका नेट स्पिन जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, देयर नेट स्पिन इज 1 2 3, इस रेंज में होती है 1 2 3। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको इसकी डिटेल में जाने की। जो पहली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी 1/2 3/2, मतलब व्हेन मास नंबर इज ऑड एंड एटॉमिक नंबर कैन बी इवन और ऑड। जो लास्ट कैटेगरी है, व्हेन मास नंबर इज इवन एटॉमिक नंबर इज ऑड। जब दोनों इवन होंगे, ये तो कट ही हो गया ना, व्हेन बोथ आर इवन, मास नंबर इज इवन, एटॉमिक नंबर इज इवन, देन द न्यूक्लियस इज नॉन मैग्नेटिक। अब न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे? नॉन मैग्नेटिक। ये अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए। कौन से न्यूक्लियस होते हैं बच्चे जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते? जो न्यूक्लियस मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक कौन सा होगा, कैसे फाइंड आउट करना, उसके लिए हमने रूल्स आपको बता दिए, और ये एग्जांपल्स भी नीचे दी हैं जो मैंने आपको वैसे ही बता दी। ये देखिए बच्चे, ये कौन सी कैटेगरी के न्यूक्लियस हैं जो बच्चे यहाँ दिए हुए हैं इस पेज पे? जैसे 1H2, ये कौन सी कैटेगरी का है बच्चे? थर्ड कैटेगरी या फर्स्ट कैटेगरी? बोलिए। फर्स्ट कैटेगरी, हाँ जी, थर्ड थर्ड। ही है। थर्ड कैटेगरी में क्या है? Third. मास नंबर इवन और एटॉमिक नंबर ऑड, यही है ना बच्चे? यस सर। इसका देखिए ना, मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर, गलत हो गया, मास नंबर इवन है ना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऑड। नाइट्रोजन की एग्जांपल मैंने दी वहां पे आपको, ये भी। बोरान की एग्जांपल देख ले बच्चे, मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर ऑड। इनका जो नेट स्पिन आता वो आता होल नंबर में 1 2 3, जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका आता फ्रैक्शन में 1/2 3/2 5/2 एंड सो ऑन। अब आता है बच्चे न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। लेट अस टॉक ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। व्हेन इन न्यूक्लियस विद I ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? I ग्रेटर देन 0। व्हाट इज I? ये I किसके बारे में बात कर रहा है? सर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन कौन सी? नेट स्पिन। नेट स्पिन। नेट स्पिन की बात कर रहा है बच्चे। बात समझे ना मेरी? नेट स्पिन का मतलब है, सपोज किसी के पास 5 प्रोटॉन है या 6 न्यूट्रॉन है, 5 उसमें से पेयर हो गए, 5 पेयर फॉर्म में है, तो फिर एक ही बचा ना, नेट स्पिन एक का आएगा। नेट स्पिन की बात कर रहे हैं। में 2 अनपेयर्ड है तो 2 का नेट स्पिन आएगा 1/2 1/2। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, नेट स्पिन।
जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा, देखें बच्चे, ये देखिए, ये जो दिया वैल्यू, ये वाला, जैसे ये वैल्यू दिया 1/2, ये जितने भी न्यूक्लियस हैं देखें, जितने भी न्यूक्लियस 1H1 1H3 613, इसमें 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है इस वाले में, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तभी तो इसका मास नंबर 13 है ना। तो ये हर एक को काउंट नहीं कर रहा, नेट स्पिन जो रिजल्टेंट स्पिन आ रही है पेयरिंग वाले को, क्योंकि जो पेयर कर गए उनका रिजल्टेंट स्पिन क्या होगा, 0। जो पेयर कर गए उनका रिजल्टेंट स्पिन होगा 0, है ना बच्चे। तो फिर जो बच गया वो किसका है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एवरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज ए स्पिन ऑफ 1/2, ये मैंने आपको बता दिया। नेट स्पिन वो है जो बच गया, पेयरिंग वाले को बाहर करके जो नेट आपके पास अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह गई, उनका स्पिन है ये रिजल्टेंट स्पिन, इज टॉकिंग ऑफ दैट। तो जब कहता है नेट स्पिन आई, बार बार नहीं ना लिखेगा वो नेट स्पिन, अंडरस्टूड है। जब आई लिखा है कैपिटल आई, इसको हम रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो ग्रेटर देन 0, मतलब आपका न्यूक्लियस मैग्नेटिक है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका बच्चे, मीनिंग यही है कि इफ आई इज ग्रेटर देन 0, इट कैन बी +1/2, इट कैन बी +3/2, इट कैन बी इन होल नंबर, आपने देखा, मैंने आपको बताया। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो, इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, if we place this in external magnetic field, it is found to have set of discrete orientations with respect to applied magnetic. Discrete orientation, specific orientations with respect to the applied magnetic field. जैसे ये दिखाया हुआ है बच्चे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है या रैंडमली ओरिएंटेड, ये वो स्टेट है बच्चे, ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स in the absence of applied field, and this is in the presence of applied field. Discrete orientation, जैसे देखिए कुछ क्लॉकवाइज बच्चे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, some in clockwise and some in anti clockwise। दिख रहा है बच्चे आपको ये डायग्राम बी, ये अप्लाइड फील्ड है H0 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये अप्लाइड फील्ड है, हमने इस डायरेक्शन में लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है बच्चे, नॉर्थ साउथ पोल होता है बच्चे। तो आप अप्लाइड फील्ड लगाते हैं, इट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, पता है, पढ़ा है ना बच्चे ये चीज। मैग्नेट होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं, पढ़ा है ये। यस सर, यस सर। ये अब बोलते बड़ा लेट है, आवाज मेरी लेट जाती है आपके पास, है ना, थोड़ा नेट की वजह से होता है मे बी। तो कहता है जब हम किसी ऐसे न्यूक्लियस को जिसका नेट स्पिन आई ग्रेटर देन 0 है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट इज फाउंड टू हैव ए सेट ऑफ डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड। दीज वेरियस ओरिएंटेशंस आर रेफर्ड टू एज स्पिन स्टेट्स, इनको हम न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स कहते हैं। और इन न्यूक्लियस विद स्पिन क्वांटम नंबर आई ग्रेटर देन 0, देयर आर दिस मच नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट। फार्मूला है बच्चे कैलकुलेट करने का, 2i+1, कितनी स्पिन स्टेट्स होंगी, इसका फार्मूला हमने बात करनी, क्योंकि आपके सिलेबस में बच्चे कौन है, प्रोटॉन H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने उसी की बात करनी है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और H1 जो न्यूक्लियस है उसका नेट स्पिन आई कितना है बच्चे, बताओ शाबाश, कितना है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसका नेट न्यूक्लियर स्पिन कितना है जी बेटे, और 1 आप बता दो। जो प्रोटॉन है आपका, इसका नेट न्यूक्लियर स्पिन कितना है, आई 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 1 है, 2 है, 1/2 है, 1/2 नेट न्यूक्लियर स्पिन। वैसे भी देखिए बच्चे, प्रोटॉन है, उसके पास है ही एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। आपको पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, जो 1H1 वाला है, पता है आपको बच्चे ये बात? ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम में होता है बच्चे न्यूट्रॉन 1/2। यस सर, इसमें होता है ना।
प्रोटॉन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन है। अकेला प्रोटॉन क्या किसी के साथ क्लियर कर सकता है? वैसे आप सोचो, क्या अकेला प्रोटॉन, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है नहीं, अकेला प्रोटॉन है, कैन इट पेयर विद समवन? है ही नहीं, No, कोई sir. पेयर किससे करना? बात समझ गए ना बच्चे? तो इसका नेट स्पिन, एक ही प्रोटॉन है, Yes, नेट sir. स्पिन कितना आएगा? सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है ये, सिंपलेस्ट। बाकी में तो हमें नेचुरली थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं हमें, बिल्कुल सिंपल न्यूक्लियस है ये, जिसमें एक ही प्रोटॉन है, अंडरस्टूड है, वो अनपेयर्ड फॉर्म में है, और एक प्रोटॉन का जो स्पिन होता है 1/2 होता है, तो नेट स्पिन भी 1/2 आएगा। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए बेटे कि प्रोटॉन के केस में टोटल स्पिन स्टेट्स निकालो, हाउ मेनी स्पिन स्टेट्स आर पॉसिबल, फार्मूला आपके पास है 2i+1, निकालो जरा कितनी आएंगी स्पिन स्टेट्स बच्चे? शाबाश, रोल नंबर 2, 3, 4 कोई बोल सकता है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, अपना माइक ऑन करके क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। शाबाश, तो 2i+1 बताइए, 2 स्पिन Sir, स्टेट्स, two. वेरी गुड, है ना? क्या लगेगा फार्मूला? 2 × 1/2 + 1 Plus equal to 1/2. 1 + 1, that is 2. Equal तो to अलाउड स्पिन स्टेट्स इन केस ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी बच्चे? 2. So it follows that nuclear spin states like electronic and vibrational states are quantized. यार ये बता रहा है, ये quantized हो, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। 2i+1 फार्मूला फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे वाइब्रेशनल स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, हाइड्रोजन की बात कर रहा है जो मैंने की, उसमें नेट स्पिन 1/2 है, तो अलाउड स्पिन स्टेट्स बच्चे 2 है, डेजिग्नेटेड एज -1/2 एंड +1/2, 2 डेजिग्नेटेड स्टेट्स, -1/2 +1/2। बाकी का भी इसने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन हम कंसंट्रेट करेंगे प्रोटॉन। ठीक है बच्चे, इन द ऑब्सेंस ऑफ क्लोरीन का भी किया हुआ है बच्चे 3/2, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट, इन द ऑब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब तक आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, न्यूक्लियर स्पिन्स ऑफ द मैग्नेटिक न्यूक्लियस आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड। ये देखिए, दिस इज द स्टेट, रैंडम ओरिएंटेशन। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये लगा दिया, ये इसकी डायरेक्शन दिखाई है, H0 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो जो आपके प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो भी न्यूक्लियस के अंदर है, दे गेट ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक वे, डिस्क्रीट ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं। However, when these magnetic nuclei are placed between the poles of a strong magnet, they either align, एक चीज आप नोट करें बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड का बच्चे ये लगाया आपने डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखा दी, ये कुछ प्रोटॉन ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, इनमें से बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कौन कर रहा? ये ए वाला कर रहा है या बी वाला कर रहा है? और अपोज कौन कर रहा है? Which one is aligning? A वाला अलाइन कर रहा है, अलाइन कर रहा है। मतलब अगर इसका हम कहें नॉर्थ साउथ ऐसे है, इसका भी नॉर्थ साउथ ऐसे है, इट इज अलाइनिंग। और बी वाला क्या कर रहा है बच्चे? अपोज, अपोज कर रहा है। अपोज। ठीक है, तो कहता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, उस वक्त क्या होता है, मैंने मैग्नेटिक न्यूक्लियाई is placed between the poles of a strong magnetic field, the nucleus, the spins of the nucleus either align with the field or oppose the field. Diagrammatically हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, आपको दिख रहा है बच्चे, ये this is aligning, this opposing, this spin state is aligning, this spin state is opposing। ये देखिए बच्चे, सो व्हेन ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्योंकि हमने प्रोटॉन की बात करनी है, तो व्हेन ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन is placed in an applied field, the protons may assume one of the two possible orientation with respect to the applied field. Two orientation हमने बता दिया आपको, तो these two possible orientations। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखें, एक है बच्चे ये आपने अप्लाइड फील्ड लगाया, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ, ये अप्लाइड फील्ड है,
ये आपका प्रोटॉन अलाइन कर रहा है इसके साथ, अलाइन कर रहा है। अलाइन मतलब ऐसे आएगा, तो इसमें क्या होगा, जब अलाइन करेगा बच्चे तो नॉर्थ के सामने क्या आएगा, देखिए साउथ अलाइन कर रहा है ना। और जो अपोज करेगा उसमें क्या होगा बच्चे, यहां से देखना आप, साउथ पोल ये अलाइन वाला है, साउथ नॉर्थ ये अपोज कर रहा है। अपोज मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड इसके अपोजिट होगा। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ होगा, इधर साउथ है इधर नॉर्थ होगा। इसको अगर मैं इसके सामने रखूं तो क्या हो रहा है बच्चे, देखिए नॉर्थ साउथ, ये टू फीचर्स बन रही हैं। दिस इज अलाइनिंग एंड दिस इज अपोजिंग। बच्चे बताएं अलाइनिंग में अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है? अलाइनिंग में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, और Reflection. अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है? ज्यादा. अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है ज्यादा, सोच के बोलना बच्चे। अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है या अनस्टेबिलिटी? शाबाश। जब आपको स्टेबिलिटी आती है, जब आप कोई रिएक्शन भी करते हैं, हम कहते हैं ना अट्रैक्शन ऑलवेज लीड्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी। अट्रैक्शन जब होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, ऑलवेज लीड्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी। इसका मतलब साफ, इसमें रिपल्शन हो रही है बच्चे, इस वाले में। जो अपोजिंग वाला इसमें क्या हो रही है बच्चे, रिपल्शन। क्लियर है बच्चे ये चीज? यस सर। ये अप्लाइड फील्ड है, ये आपका प्रोटॉन है। ये अप्लाइड फील्ड है, ये आपका प्रोटॉन है। एक में प्रोटॉन अलाइन कर रहा है, एक में प्रोटॉन अपोज कर रहा है। जहां अपोज कर रहा है बच्चे वहां पे क्या हो रहा है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहा है, इट मीन इट इज रिपल्शन, इसमें रिपल्शन हो रही है। और जो बच्चे अलाइन कर रहे हैं, नॉर्थ के सामने साउथ आ रहा है। अलाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इट मीन देयर इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। मुझे बताएं क्या दोनों स्पिन स्टेट की एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो दो स्पिन स्टेट्स हैं, वन इज अलाइनिंग एंड अदर इज अपोजिंग। ये अपोज कर रही है बच्चे, ये अलाइन कर रही है। इन दोनों स्पिन स्टेट्स की ए और बी की क्या एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? बताएं शाबाश जल्दी से। डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। लोअर किसकी होगी? जो रिपेल अलाइनिंग वाले की। जो अलाइन कर रहा है। और हायर किसकी होगी? जो अपोज कर रहा है। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? यस सर। बोलिए शाबाश। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यही बात वो कह रहा है बच्चे यहाँ पे। अब मैं सिर्फ आपको समझाना था, इंटरप्रेट करना था कैसे है। ये देखें लिखा है, these two possible orientations don't have same energy। इन दो ओरिएंटेशन की बच्चे सेम एनर्जी नहीं होती। रीजन मैंने आपको बता दिया बच्चे, क्लियर कर दिया। these two possible orientations don't have same। ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। क्लियर है बच्चे? ये बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। यस सर। ये वो प्रोटॉन Yes, है sir. जो अलाइन कर रहे हैं विद द फील्ड। ये वो प्रोटॉन है बच्चे जो अपोज कर रहे हैं अप्लाइड फील्ड। दिस इज अप्लाइड फील्ड एंड हेंस द टू ओरिएंटेशंस डोंट हैव सेम एनर्जी। ये मैं बाइफर्केशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक और बात कहना चाहूंगा, हमने कहा टू ओरिएंटेशंस डोंट हैव सेम एनर्जी। अगर हमारे पास सपोज करें 2 लाख प्रोटॉन है, 2 लाख आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी में आपने 2 लाख प्रोटॉन को इन्वॉल्व किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चे? ज्यादा प्रोटॉन कौन सी साइड जाने की कोशिश करेंगे, लोअर स्पिन स्टेट या हायर स्पिन स्टेट? तो हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में ज्यादा रहने के चांस हैं या हायर एनर्जी स्पिन स्टेट्स, या इक्वल? लोअर में। लोअर में। प्रोबेबिलिटी लोअर में ज्यादा होगी। इसलिए वो कह रहा है कि हेंस द टू स्टेट्स आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड। तो दो स्पिन स्टेट्स हैं, प्रोटॉन के केस में वो इक्वली पॉपुलेटेड नहीं होती है। लोअर स्पिन स्टेट में प्रोटॉन, लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट जो अलाइन कर रहा है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस स्पिन स्टेट्स के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन। द ओरिएंटेशन इन विच द स्पिन्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट आर अलाइंड to the external magnetic field is slightly lower in energy and hence this spin state is slightly favored over the other orientation।
इज इट क्लियर? जो लिख रहा है यहाँ पे कि वो वाली स्पिन स्टेट जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेट, न्यूक्लियस का मैग्नेट यानी कि प्रोटॉन अलाइन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, उसकी एनर्जी कम होती है और उसकी जो पॉपुलेशन है, उसका जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्पिन स्टेट इन विच द न्यूक्लियर मैग्नेट्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड, अपोजिंग द एक्सटर्नल फील्ड। वो चीजें आपको बच्चे क्लियर होनी चाहिए कि जब हम अप्लाइड फील्ड लगाते हैं, पहली बात जो हमने यहाँ पे स्टडी की आज वो क्या थी कि अप्लाइड फील्ड लगाने से पहले स्पिन स्टेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब अप्लाइड फील्ड लगाया, दे एक्वायर डिस्क्रीट ओरिएंटेशन, सम अलाइन विद द फील्ड, सम अपोज द फील्ड। जो अलाइन करते देयर एनर्जी इज लोअर, जो अपोज करते देयर एनर्जी इज हायर। ठीक है, लोअर एनर्जी वालों का नंबर ज्यादा रहने के चांसेस हैं, लोअर एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, आपको पता है। इसलिए जो दो स्पिन स्टेट्स हैं, प्रोटॉन के केस में दे आर नॉट इक्वली पॉपुलेटेड, उनकी पॉपुलेशन बराबर नहीं होगी। जो लोअर स्पिन स्टेट है बच्चे, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हायर स्पिन स्टेट। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये बच्चे डायग्राम क्या शो कर रही है। ये बच्चे यहाँ पे आ जाए, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैंने देखिए ये मार्क लगाया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यहाँ पे क्या है बच्चे, सपोज करें हमने एनर्जी बिल्कुल नहीं लगाई, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं लगाया, नो मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों स्पिन स्टेट की एनर्जी बराबर है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, इधर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स इज इंक्रीजिंग। दिख रहा है आपको बच्चे? ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। जो एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट, देखें जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, रिपल्शन भी ज्यादा होगी। जो अलाइन कर रहे हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगी, जो अपोज कर रहे हैं उनमें रिपल्शन बढ़ेगी। तो ये अंडरस्टूड है, ये बात आपको समझ आ रही है बच्चे कि जो एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, Yes, बोलिए sir. शाबाश। अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे क्यों? क्योंकि अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ जो है वही रिपल्शन और अट्रैक्शन दे रही है। अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बच्चे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी विद द अलाइंड, और रिपल्शन ज्यादा होगी विद द अपोजिंग। अगर आपका अप्लाइड फील्ड स्ट्रांग है, अगर आपका अप्लाइड फील्ड वीक है, आपने वीक मैग्नेट लगाया है, तो अट्रैक्शन भी कम होगी, रिपल्शन भी कम होगी। अंडरस्टूड है? ठीक है ना? तो जो एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे? ऑन व्हाट इट डिपेंड? किस पे डिपेंड करता है बच्चे? बोलिए शाबाश जल्दी से। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक। फील्ड पे. जैसे जैसे डायग्राम क्लियरली शो कर रही है बच्चे, ये एनर्जी देखे दिखाई हुई है, एनर्जी गैप। जैसे जैसे अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये बच्चे गॉस इसका यूनिट है। यहाँ पे देखें अप्लाइड फील्ड लगाया है 14100 गॉस, यहाँ पे लगाया है 23500 गॉस। जब हमने अप्लाइड फील्ड ज्यादा लगाया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ बच्चे? एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स इंक्रीज। अगर आपकी क्लास खत्म भी होगी तो मैं रिकनेक्ट करूंगा, मुझे इसे खत्म करना है, कल आपको छुट्टी करेंगे। ठीक है ना? कल मेरे ख्याल में ईद है तो आपको छुट्टी कर देते हैं। जब मुस्लिम बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो उन्हें अपना ईद मनानी होती है, तो कल आपको बच्चे छुट्टी रहेगी। लेकिन अभी अगर ये आपका डिस्कनेक्ट हुआ, 1 मिनट से लेस ही रह गया, आप इसको मैंने खत्म करना है, क्योंकि ये फिर से मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। तो रिकनेक्ट कर लेना बच्चे। सर हमारा प्रैक्टिकल होगा ना अभी? इसका मैं 5-10 मिनट के लिए, 5-7 मिनट ओके सर. ओके ज्यादा सर. नहीं, थोड़ा सा ही बचा है ना। तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, यहाँ से बच्चे क्लियर है, देखें डायग्राम से क्लियर है, ज्यादा नहीं में आपका टाइम होगा। तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर कि व्हेन H नॉट इज जीरो, यहाँ पे बच्चे H नॉट जब जीरो है, ये H नॉट जीरो है यहाँ पे, ठीक है, तो डेल्टा E भी जीरो, देयर इज नो एनर्जी गैप। और जैसे जैसे इन दी ऑब्सेंस ऑफ हीट, और जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं बच्चे, एनर्जी गैप बढ़ रहा है, एनर्जी गैप इज इंक्रीजिंग। अगर आपने लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट में प्रोटॉन को ले जाना है, इसको फ्लिप कहते हैं बच्चे, फ्लिप। ठीक है ना? लोअर स्पिन स्टेट में प्रोटॉन कैसे है, ये देखें, उसका स्पिन ये है, और हायर में ऐसे है।
अगर आपने लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट में ले जाना है तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, बताइए शाबाश।